अगर मुल्क की अवाम हुकूमत के फैसलों से नाराज हो जाए, बाकी हो जाए, मजबूत से मजबूत हुकूमत का तख्ता पलट सकती है। आप देख रहे हैं बेबाक मुनसिफ, मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। श्रीलंका में होता हुआ हमने ऐसा देखा कि वहां भी हुकूमत का तख्ता पलटा और आज एक बार फिर ताजा सूरत हाल बांग्लादेश में भी हमने देख ली। 20 लाख लोग जो तशद्दुद इख्तियार कर चुके थे, जब आज सड़कों पर उतरे तो बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को मजबूर किया इस्तीफा देने के लिए, मजबूर किया देश छोड़कर भागने के लिए। फिलहाल बांग्लादेश की कमान संभाल रही है फौज, वहां की आर्मी। फिलहाल हालात बेकाबू हैं, आगजनी और तशद्दुद की खबरें वहां से आ रही है। पीएम शेख हसीना ने इस्तीफा भी दे दिया है और हेलीकॉप्टर से देश छोड़ दिया। भारत आई, यहां से लंदन जाने की तैयारियां भी चल रही है। एक ऐसा देश जो लगातार ग्रो कर रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा था, जीडीपी ग्रो कर रही थी, लेकिन सिर्फ कोटा रिजर्वेशन को लेकर हालात इतने बदतर हो गए। आज इसी मुद्दे पर करेंगे तफसील के साथ बातचीत। हमारे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट जनाब जाकिर हुसैन साहब, इस्तकबाल है आपका। साथ ही मौजूद रहेंगे नीलोत्पाल जी, आप बांग्लादेशी मुद्दों पर एक्सपर्ट हैं। वहीं कांग्रेस से रहेंगे हमारे बीच मौजूद हिमांशु कुमार जी और सीनियर जर्नलिस्ट शिवाजी सरकार भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का इस्तकबाल है। तहे दिल से शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है। जाकिर हुसैन जी, बांग्लादेश जो एक ऐसा मुल्क जो तरक्की की राह पर गामजन था, विकासशील देशों में अपनी अलग पहचान बना चुका था, इस बीच ये पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो जो बदला है, ये तख्ता पलट जो हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? आप क्या ख्यालात हैं आपके? देखिए, ये कहां से कहां चीजें पहुंची हैं, इसको देखने के लिए दो चीजों को जानना बहुत जरूरी है। नंबर एक, वक्त पर अगर आप सही एक्शन नहीं लेते हैं तो वो कितना स्नोबॉल करती है जी, क्योंकि आप ही कंट्रोल, जो आप समझ रहे थे कि ये बिल्कुल माइनर सी चीजें हैं और इसको कंट्रोल किया जा सकता है, चाहे तशद्दुद से, चाहे आर्मी से, चाहे अपने ही लोगों को उतार के एक दूसरे से लड़ा के, तो वो हाथ से कंट्रोल से बाहर निकल गई। इसके बावजूद भी कि 455 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो गई थी, लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन साउथ एशिया हो गई। बिल्कुल। और इसके अलावा बहुत सारी चीजों में बांग्लादेश ने तरक्की किया था शेख हसीना के अंडर में। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज ये भी जाहिर करता, जो दूसरा पॉइंट मैंने कहना चाहता हूं, ये कि उन्होंने कभी शायद अपनी पब्लिक की पल्स पर हाथ नहीं रखा। उन्होंने नब्ज को नहीं देखा कि पब्लिक क्या सोच रही है, उसकी क्या जरूरत है। वो बिल्कुल डेमोक्रेसी में तो थी, लेकिन डेमोक्रेसी में रह के अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट रन कर रही थी, या उनके आसपास जितने भी लोग थे वो सब साइकोफैंट थे, बिल्कुल सब चटुकार लोग थे, जो कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है उनको उसकी खबर तक नहीं थी। जबकि ये गवर्नमेंट, इनकी फैमिली, इनके बाप ने इस मुल्क को बनाने के लिए अपनी कुर्बानियां दी। उसके बावजूद भी इनकी लड़की, मुजीबुर रहमान की लड़की को अपना देश छोड़ना पड़ा, और इसलिए उन्होंने, मुझे लगता है अगर ये न छोड़ते तो शायद इनका भी हशर अपने बाप के जैसा ही होता, क्योंकि आर्मी ने 25 मिनट का टाइम दिया, उसी के आनन फानन में इनको वहां से भागना पड़ा। तो हालात इतने काबू से बाहर हो गए थे। ये दो चीजें मेरी नजर में आती हैं कि वाह, आप कितना ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर लीजिए, लेकिन अगर अपनी पब्लिक को, अगर अपने लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में नहीं रखते हैं तो आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा, खासकर उस वक्त जब आप क्लेम करते हैं कि आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। अगर आप अथॉरिटेरियन गल्फ कंट्रीज की तरह होता, मोनार्की की होता, तो अभी और ज्यादा रिप्रेशन होती। बिल्कुल। लेकिन तीसरा जो डायमेंशन हमको नजर आता है, मैं वहां की आर्मी को प्रेस करता हूं, क्योंकि वो आर्मी ने रिप्रेशन नहीं किया जैसे कि पाकिस्तान में किया और जहां किया, बल्कि ये ट्रस्ट वर्दी अपने को शो किया और कहा कि इस कंट्री की ग्रोथ को, इस कंट्री की यूनिटी को, यहाँ के पब्लिक को हमको मेंटेन करना है, ट्रस्ट में लेना है। उन लोगों ने जो यहाँ पर बर्बरता की है उसके खिलाफ हम एक्शन भी लेंगे। तो कुल मिला के हमको लग रहा है कि हसीना का भागना एक ट्रेजेडी से कम नहीं है। दूसरी तरफ जो है, उनके जो बचे हुए लोग हैं उस कंट्री को बचाने में लगे हुए हैं। अब देखना ये है कि क्या वहां की पब्लिक, वहां के बच्चे जो सड़क पे हैं आर्मी की बात सुनते हैं, और दूसरी तरफ क्या आर्मी की जो अपने कमांडर हैं वो अपनी बातों पे उस तरीके से रहते हैं। बिल्कुल। नीलोत्पाल जी, आपके पास आना चाहूंगा। बिल्कुल यही सवाल है मेरा। आज का जो ये पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो बांग्लादेश में जो हमने देखा है, हालांकि ये 3-4 महीने से लगातार कयास जताए जा रहे थे कि ये जब प्रदर्शनकारी उग्र हो जाएंगे, तशद्दुद इख्तियार कर लेंगे तो हालात बेकाबू जरूर होंगे, और आज हुए भी हैं। इस पूरे सियासी घटनाक्रम पे क्या ख्यालात हैं आपके? जी, मेरा भी यही मानना है कि गवर्नमेंट के पास बहुत सारा समय था, मगर गवर्नमेंट ने उस समय का यूटिलाइज नहीं कर पाया। मैं यहाँ पे आपका ध्यान लाना चाहूंगा कि ये जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था 2 जुलाई, और वो हुआ था कि 5 जून में हाईकोर्ट से एक ऑर्डर आया था। वहां पे ऑर्डर में बोला है कि 50% रिजर्वेशन होगा जो
फ्रीडम फाइटर है उनके डिसेंडेंट जी। तो 5 जून का हाईकोर्ट का ऑर्डर आने के बाद 2 जुलाई से स्टार्ट हुआ था। तभी जो स्टूडेंट थे तभी उन लोगों ने प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट के साथ मिलने की बहुत कोशिश की, बहुत सारे अपील्स भी दी, मगर जो वहां का जो गवर्नमेंट है, जो पार्टी है, उन लोगों ने उनका नकारा उन सभी डिमांडों को। फिर 14 जुलाई को जब प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जब वो चाइना से आए, वहां पे आने के बाद उनको जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी 14 जुलाई को, तब जब उनको पूछा गया कि आप इसके बारे में क्या बोलते हैं, तब उन्होंने बोला कि जो लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि जी फ्रीडम फाइटर के जो डिसेंडेंट है उनको रिजर्वेशन मिलने से किसको दुख हो रहा है? बिल्कुल उनको ही दुख होगा जो कोलैबोरेटर होगा पाकिस्तानी होगा। और वहां पे बंगला टर्म है, राजाकार करके एक टर्म है, वो स्लैंग है जो हमारे देश में इंटरनेशनल जैसा है, वो बांग्लादेश में बंगाली टर्म राजाकार है, और उन्होंने सभी स्टूडेंट को राजाकार बोला। फिर जो अवामी लीग का जो जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने 14 जुलाई को अपना जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसको बोला कि तुम लोग जाओ और स्टूडेंट लोगों को रोको। और उसके बाद जब अवामी लीग जो रूलिंग पार्टी के जो लीडर्स थे वो लोग जाके जब स्टूडेंट को प्रताप किया, उसके बाद माहौल धीरे धीरे वो खराब होता गया। इसके बाद भी गवर्नमेंट के पास बहुत सारा समय था, मगर गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने जब बहुत सारा वहां पे वेंडलाइजेशन हुआ, बहुत सारा जैसे प्रॉपर्टी है उसके ऊपर एक, मगर गवर्नमेंट ने जाके एक टेकडाउन स्टार्ट कर दिया। बहुत सारे ऑपोजिशन लीडर 16 साल 15 साल के बच्चे लोगों को आप हथकड़ी पहना के जेल में घुसा रहे हो, जो हमारे कोई भी आइन के कभी भी अलाउ नहीं करता है कि वो जुबिनाइल है, आप उसको हथकड़ी नहीं पहना सकते जी। और जो इनडिस्क्रिमिनेट क्रैकडाउन किया गया, सभी को अरेस्ट किया गया, उसी की वजह से आज ऐसा दिन हुआ। बिल्कुल गवर्नमेंट के पास पूरा टाइम था, सब कुछ था, और मेरे को पहले बता। बिल्कुल नीलोत्पाल जी, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। फ्रीडम फाइटर्स को जो मिलने वाला रिजर्वेशन था वो अपनी जगह, अगर हम उसको एक सेकंड के लिए मान भी ले कि वो जायज था, लेकिन जो इस बीच शेख हसीना के जो बयान आ रहे थे कि रिजर्वेशन फ्रीडम फाइटर को नहीं तो क्या रजाकार को दिए जाएंगे, वो छात्र जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको रजाकार बताना, उनको बागी बताना, कहीं ना कहीं उनका ये बयान भी उन पर भारी पड़ा है। शिवाजी सरकार साहब, आपके पास आना चाहूंगा। इस पूरे सियासी घटनाक्रम पे आपके व्यक्तिगत निजी क्या विचार है? नहीं, व्यक्तिगत नहीं, ये सियासी विचार हैं जी। सियासी विचार साझा कर दीजिए फिर। जी हाँ, देखिए ये जो कुछ भी हुआ, ये रिजर्वेशन का जो इशू था 56% रिजर्वेशन, जिसमें 30% जो बांग्लादेश के लिबरेटर्स थे, उनके फैमिली, तो ये इशू नहीं है, ये ट्रिगर था। ये ट्रिगर था, पर वहां से जो हालात थे वो अक्टूबर 2023 से बिगड़ रहे, और उसकी वजह थी अवामी लीग और हसीना सरकार की एरोगेंस। बांग्लादेश में आज से करीब 25 साल पहले डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में एक एग्रीमेंट हुआ था कि जब भी चुनाव होंगे, चुनाव एक इंटरिम गवर्नमेंट के अंडर में होगा जो प्रेसिडेंट के अंडर में डायरेक्ट काम करेगा जी। एक कमेटी होगी, वो इलेक्शन कराएगी, और इलेक्शन के बाद जो भी पार्टी जीतेगी वो सरकार बनाएगी। तो पिछले 20 साल में 2 सरकारें अवामी लीग की बनी और 2 सरकारें बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बेगम जिया की बनी। अक्टूबर में अपोजिशन ने यही डिमांड किया था कि आप जो है रिजाइन कीजिए, और चुनाव का प्रोसेस जो दिसंबर से शुरू हो रहा है उससे पहले नई सरकार बनने दीजिए, इंटरिम गवर्नमेंट। और प्रेसिडेंट जो है उनके तहत ये होता है, पर बेगम हसीना ने उसे नहीं सुना। बेगम हसीना ने ऑपोजिशन को आप कह सकते हैं सीधे सीधे दुत्कार दिया। जो बिडेन यूएस प्रेसिडेंट जो है, उन्होंने भी सुझाव भेजा कि आप ऑपोजिशन के साथ बात कीजिए। तो उसी एरोगेंस के साथ शेख हसीना ने जवाब दिया जो बिडेन को कि जाइए आप डोनाल्ड ट्रंप से बात कीजिए। तो ये सारी जो एरोगेंस है वो फिर इलेक्शन में हमने देखा। इलेक्शन में पूरा ऑपोजिशन ने, पूरा स्टूडेंट कम्युनिटी ने, पूरा यूथ ने इलेक्शन को बॉयकॉट किया।
और इलेक्शन बॉयकॉट करने के बाद इस तरह से इलेक्शन हुआ, बांग्लादेश इलेक्शन कमिश्नर ने जिस बेईमानी से इलेक्शन करवाया, हसीना के दबाव में कहिए या हसीना के इन्वॉल्वमेंट से कहिए या हसीना के कहने पर कहिए, तो इलेक्शन में बहुत सारे की फेयरिंग हुई, बहुत तरह के गड़बड़ियां की गई और जबरदस्ती जो है 25% से 28% का जो इलेक्शन है कहा गया 40% का इलेक्शन हुआ। तो ये वहां से सीधे चली आ रही है, एक के बाद एक लगातार चली आ रही है चीजें। और उसके बाद जो है ये जो आपने बार बार हम लोग कह रहे हैं, ये इश्यू नहीं था, ये तो एक ट्रिगर था। और ट्रिगर सिर्फ इसलिए था कि शेख हसीना जो है की सरकार जो है सिर्फ एरोगेंट ही नहीं हो गई, जितने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो पद्मा का ब्रिज हो, चाहे जितने भी सारी चीजें हो, चाहे ढाका का मेट्रो हो, सब में कटपने की पॉलिटिक्स चल रही। और एक चीज समझ लीजिए, जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है वहां कटपनी पॉलिटिक्स नॉर्मल होती। इन सब चीजों की वजह से जो है बांग्लादेश के जो शहरी थे वो बहुत परेशान थे। बिल्कुल, उनकी आवाज कोई सुनने वाला नहीं था। शेख हसीना किसी से ना मिलती थी ना बात करती, न ही जो अवामी लीग के प्रेसिडेंट थे वो किसी से मिलते थे ना बात करते थे। ऑपोजिशन के साथ कोई जो है नॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं था। तो ये जो है आप कह सकते हैं चुनाव हो गया, ऑपोजिशन ने बॉयकॉट कर दिया, इलेक्शन हो गए, सरकार बन गई, पर वो एरोगेंस चलती गई। और ये जो फिगर हुआ उसके बाद से जो चीजें एक के बाद हम देखते चले जा रहे हैं, उसमें भी हसीना ने क्या किया, हसीना ने गोलियां चलवाई। बिल्कुल, गोलियों से कम 100 आदमी मरे। सिर्फ इतवार को 98 लोगों की जान गई है, सिर्फ इतवार को, यानी कल की हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये सारा जब हो रहा है और यूथ, और मैं एक चीज बता दूं, आप बार बार ये कहा जा रहा है कि जमात इस्लामी जो बांग्लादेश है उसकी वजह से ये हुआ है। ठीक है, जमात इस्लामी अपोजिशन में है, बीएनपी अपोजिशन में है, पर यूथ जो अवामी लीग के साथ था वो भी कट के सारे यूथ एक साथ हो गए थे। और जिस तरह से चिटागंग में, ढाका में और बांग्लादेश के अन्य शहरों में लाखों की भीड़ शहर निकल गई और उसको जिस तरह से पुलिस से रोकने की कोशिश की गई, हसीना वहां सफल नहीं हो पाए। और आज जिस तरह से पूरी आवाम प्रेसिडेंट्स हाउस में, बंग भवन में और प्रेसिडेंट्स हाउस, प्राइम मिनिस्टर्स हाउस, दोनों भवन में घुस के जिस तरह से उन्होंने तोड़फोड़ की, और सबसे दुखदाई बात है कि शेख मुजीबुर रहमान को बंगबंधु कहते हैं, बांग्लादेश के हर आदमी उनको पूछता है, राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया है। बिल्कुल जी। तो ये चीज देखिए, किसी भी पार्टी में अगर एरोगेंस होगा, बात आप नहीं सुनेंगे जनता की, आप सोचेंगे बंदूक की गोलियों से आप काम कर लेंगे, तो कभी सफल नहीं हो सकते। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आर्मी चीफ ने 3 बजे, उसमें उसने साफ साफ कहा कि हम कल सुबह तक इंटरिम सरकार बनाएंगे। हमने सारे ऑपोजिशन लीडर्स के साथ बात की है, सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों के साथ बात की है, सरकार कल सुबह तक बन जाएगी। और उन्होंने कहा जितने भी आंदोलनकारी हैं, युवा हैं या जो भी हैं, वो कोई तोड़फोड़ न करे, हम देख रहे हैं और हमारी गारंटी है कि कोई फायरिंग नहीं होगी, ना आर्मी करेगी ना पुलिस करेगी। एक सवाल मेरा, एरोगेंस लफ्ज का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या इसी को तानाशाही भी कहा जाएगा? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने आंदोलन को दबाने की कोशिश की, वो शायद डिक्टेटरशिप में कहीं ना कहीं शुमार होता है। नहीं, बेशक एरोगेंस और तानाशाही में कोई फर्क नहीं है, मुल्क कोई भी हो सकता है। और हम देख चुके हैं, यहाँ ही नहीं, चिली में भी हम देख चुके हैं, जब इस तरह की डिक्टेटरशिप के साथ हुआ, या युगांडा में ईदी अमीन के जमाने में हुआ, या 100 साल से पहले चले जाइए चाइना में जिस तरह से राजशाही को निकाला गया, या उससे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन में चले जाइए, बास्टिल की जो घटनाएं हुई, ये जब भी जनता के कोई भी सरकार अपने साथ नहीं रखेंगी, ये होना है और होगा, और यही हुआ है। और जहां भी जनता के साथ इस तरह का व्यवहार होगा, वहां अगर इस तरह की चीज होगी तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। फिर दोबारा मैं यही कहूंगा कि ये रिजर्वेशन जो है सिर्फ ट्रिगर भर था और कुछ नहीं।
पर बाकी सरकार जिस तरह से काम कर रही थी और जिस बेईमानी से काम कर रही थी, ये कम से कम अवामी लीग से उम्मीद नहीं की जाती थी। और इसका नतीजा तो देखिए, सबसे ज्यादा जो भुगतना पड़ रहा है वो हिंदुस्तान को है। वहां की कभी भी पूरी जनता हिंदुस्तान के फेवर में नहीं रही है, पर आज शेख हसीना की वजह से, और दूसरी चीज कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है, हमने भी बांग्लादेश की अपोजिशन पीएनपी वगैरह को अपने साथ रखने की उतनी कोशिश नहीं की। बिल्कुल सही बात। तो उसकी वजह से जो है आज ढाका की सड़कों पे सीधे वहां स्लोगान दिया जाता है, हिंदुस्तान जिसकी मामा का घर है वो चले जाए हिंदुस्तान। बिल्कुल, तो ये जो हालात हमने कर दिया है, और मैं समझता हूं कहीं ना कहीं हमारी जो है सियासी जो मैच्योरिटी है बांग्लादेश से डील करने की, हमने वो भी नहीं किया। ये जितनी सब सारी चीजें हो रही थी, अगर हमें पता नहीं था और हमारा इंटेलिजेंस इतना वीक था, तो मैं समझता हूं कि हमें खुद अब समझ जाना चाहिए, हमारी सरकार को समझना चाहिए। बिल्कुल समझना चाहिए। बिल्कुल। और जिस तरह से हसीना को रेस्क्यू किया गया, वो तो खैर हिंदुस्तानी सरकार अगर वहां नहीं होती तो नहीं हो सकता था। और अगरतला को इसलिए चुना गया ढाका से उसकी जो डिस्टेंस है 20 से 30 मिनट की है, इससे जल्दी कुछ नहीं हो सकता। तो ये सारी चीजें जो देखिए, कोई भी सरकार जब इंफ्रा में लगाती है पैसे, इंफ्रा का सीधा एक फॉर्मूला होता है, कहीं भी आप इंफ्रा में मतलब पुल बनेगा, घर बनेगा, कुछ बनेगा, इंफ्रा का सबसे ज्यादा कहीं भी जो है करप्शन जहां भी होता है, सब पे इंफ्रा में होता है वहां होता बिल्कुल है। इसलिए अमेरिका इंफ्रा में सबसे कम खर्च करता है, सोच समझ के ग्रेजुअली उसको खर्च करता है, ग्रेजुएटेड मैनर में खर्च करता है। और जहां इंफ्रा में खर्च होता है, इंफ्रा में 100 रुपए की चीज को 300 रुपए के एस्टिमेट किया जाता है, यानी कि 100 रुपए के सामान जो बनेगा उसमें 100 रुपए ही लगेगा, 200 रुपए कट बने। करेंगे शिवाजी सरकार साहब, इस टॉपिक पर लगातार हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हिमांशु जी के पास चलते हैं। हिमांशु जी, श्रीलंका में हमने हालात देखे, वहां पर डिक्टेटरशिप जैसे हालात जब पैदा हुए तो वहां की आवाम सड़कों पर आई और हुकूमत छीन ली उन लोगों से जो तानाशाही रवैया इख्तियार करे। तो बिल्कुल सेम पैटर्न अभी फिलहाल हमने बांग्लादेश में देखा। मुद्दा चाहे कोटा रिजर्वेशन का रहा हो, लेकिन अब तक के जो उनके बयानात थे, अब तक का जो उनका वहां पर रवैया था, उसके खिलाफ आज ये इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ है हमारे दोनों पड़ोसी मुल्क है। आप इस घटना को देखते हुए क्या आपके मन में विचार आ रहे हैं फिलहाल? देखिए, ऐसी बात है कि जब भी तानाशाह बढ़ता है, तानाशाही प्रवृत्ति बढ़ता है किसी सरकार में, तो निश्चित रूप से जन आंदोलन का रूप लेता है। आप इतिहास गवाह, आप देख लीजिए, कोई भी सरकार हो, जब लोकतंत्र को कुचलने का काम करती है सरकार, तो जन आंदोलन की शुरुआत होती है, और वह जन आंदोलन छात्र और युवाओं के द्वारा किया। आज जिस तरह से बांग्लादेश में और इससे पहले श्रीलंका में हुआ, वह सबक लेने की बात, और भारत सरकार को भी इसे सबक लेना चाहिए। जिस तरह से इस देश में बेरोजगारी, महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है, जिस तरह से युवाओं में आक्रोश बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से हमारे देश की सरकार को भी इस बारे में सोचना चाहिए और सतर्क होना चाहिए। खास करके उत्तर प्रदेश के युवाओं ने जिस तरह से पार्लियामेंट चुनाव में वोट के माध्यम से अपना मैसेज केंद्र सरकार को दिया था, इस सबक लेने की आवश्यकता है, चाहे बांग्लादेश हो या श्रीलंका हो या अन्य देश। इससे पहले आप देखे होंगे पाकिस्तान में कई बार तख्ता पलट के बाद संभावना बनी शाह के समय में कि भारत में भी बन सकती, लेकिन इसे कर दिया गया था। आज फिर से वही है, तो हर हालात है, हमें सबक लेने की आवश्यकता है, उसे सीखने की आवश्यकता है। इस देश में युवाओं को अधिकार देने की आवश्यकता है, महंगाई को काबू करने की आवश्यकता है, सबको समान अधिकार देने की आवश्यकता है। जो वंचित और वर्ग है, जो अंतिम पायदान पर खड़े हो गए, उनको भी मुख्य धारा बनाने की आवश्यकता है। जिस तरह से आप अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को के संवैधानिक अधिकारों का प्रयास कर रहे हैं, उसको भी आवश्यकता है। इस तरह की कार्रवाई समझने की आवश्यकता है। आप दबाव की राजनीति नहीं कर सकते हैं, दबाव की राजनीति का यही परिणाम होता है। बिल्कुल ये परिणाम भी आज हमने देखे हैं, जो दबाव की और दबाने की जो राजनीति थी, जो मसले बातचीत के साथ हल हो सकते थे, वहां बातचीत की बजाय जब लाठी डंडों का और गोलियों का इस्तेमाल किया गया, तो आज शेख हसीना को अपना मुल्क भी छोड़ना पड़ गया। जाकिर हुसैन साहब, आपके पास आना चाहेंगे। फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को
यानी अब तो शायद वो चौथी या तीसरी या चौथी पीढ़ी वहां पर आ चुकी है, अब तक उनको रिजर्वेशन मिलना, क्या ये बात जायज है? और दूसरा सवाल मेरा आपके साथ यही है कि फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को आरक्षण मिलना ये तो सिर्फ एक ट्रिगर था, हमारे गेस्ट पैनलिस्ट ने भी माना, अमेरिका का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, इस तरह की बातें भी निकल के सामने आ रही है, क्या विचार है आपके इस पर? देखिए, जहां तक मैंने देखा है कि 0.1%, 0.1% वॉर वेटरन्स हैं, उनको 30% रिजर्वेशन दिया गया। ये क्या है? शायद अपने लोगों को रखना और रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन को इग्नोर करके रखना, उनको जूते की नोक पर रखना। इतना बड़ा इनजस्टिस कैसे बांग्लादेश कर सकता था? इसलिए मैं बार बार कहता हूं, शायद बांग्लादेश पहली बार एक नेशन की तरह इमर्ज हो रहा है जी। अब वहां के लोगों पर, वहां की आर्मी पर, वहां की पढ़े लिखे लोगों पर, वहां के एनजीओज पर, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन पे बहुत बड़ा जो है बर्डन है, कैसे इसे एक नेशन की तरह आगे बढ़ाएं। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने उनका जो रिजर्वेशन का जो मानक दिया है, 93% जो है जनरल पब्लिक को दिया है, ये बहुत ही जुडिशियस फैसला है जी। और उसमें 2% माइनॉरिटीज को दिया है, हैंडीकैप, माइनॉरिटीज, ट्रांसजेंडर को दिया है, और 5% जो है वॉर वेटरन्स के बच्चों को दिया। फिर भी ज्यादा ही है, लेकिन फिर भी दिया है 5%, तो कोई बचेगा नहीं वॉर वेटरन्स के लड़कों को नौकरी में देने से। दूसरी तरफ जहां तक आपका अमेरिका की बात आती है, तो मई में जो है शेख हसीना ने ये कहा कि अमेरिका शायद बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ पार्ट को काट करके एक क्रिश्चियन मुल्क यहां बनाना चाहता है। ये न्यूज जो है बांग्लादेश के न्यूज़पेपर में निकली, हमारे हिंदुस्तान के न्यूज़पेपर में निकली। लोग इसे, जैसे मैं इसको सोचता हूं कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, जैसे इस तिमोर को काट के एक वो बनाया, तो हमारे इस साउथ एशिया में उनका पैठ नहीं बन रहा है, ना अफगानिस्तान में, ना पाकिस्तान में, ना इंडिया में, ना बांग्लादेश में, ना कहीं पैठ नहीं बन रहा है। तो वो कहीं ना कहीं ये कोशिश अगर कर रहे होंगे तो उसमें कोई बहुत बड़ी सरप्राइज की नहीं है। लेकिन इसीलिए इंडिया, बांग्लादेश और तमाम मुल्क एक साथ रह के इस साउथ एशिया की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को मेंटेन करने की जिम्मेदारी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और हम ये देख रहे थे कि बांग्लादेश का रिलेशन रशिया की तरफ बढ़ रहा था। उसने कहा था कि हम वहां न्यूक्लियर, पीसफुल न्यूक्लियर जो है, सिविल न्यूक्लियर प्लांट बनाएंगे। तो इसको भी देखते हुए अमेरिका यहाँ पर जो है अट्रैक्ट हुआ था। और प्लस जो है यहाँ पे चाइना का जो बढ़ता हुआ रूप है, इसको भी देख के आ रहा था कि इंडियन ओशन में अमेरिका का कहीं पैठ नहीं है। वहां मालदीव में हम देख रहे हैं कि जो रिलेशन खराब है, वहां पे अमेरिकन और वेस्टर्न कंट्रीज का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट हो गया है। तो बांग्लादेश में भी होगा। लेकिन अब जरूरत इस बात की है कि ये जो क्राइसिस आई है, ये बहुत ज्यादा ट्रिगर ना करने पाए। इसको हमारी जरूरत है। हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है। हमको जो है ममता जी का स्टेटमेंट बड़ा अच्छा लगा कि वहां उन्होंने शायद जो है कोलकाता में नहीं उतरने दिया, जिसका असर जो है डायरेक्टली बांग्लादेश में पड़ता। बिल्कुल, बहुत अहम बात है ये। बिल्कुल अहम बात, उन्होंने बहुत ही सोच समझ के कदम उठाया है। और दूसरे उन्होंने ये सॉलिडरिटी दिखाई कि जो मोदी जी करेंगे उसके साथ हम हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है एक नेबरिंग स्टेट होने के नाते जो है उन्होंने बहुत ही अच्छा फैसला लिया है। बिल्कुल सही। और हम जो है, एक चीज मैं और कहना चाहता हूं कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी होना चाहिए, किसी पार्टी से नहीं होना चाहिए, ये मुल्क से होना चाहिए। पार्टी जो है डेमोक्रेसी में आती जाती रहती है, डिक्टेटरशिप में आती जाती रहती है। हम यहाँ पर एक थोड़ा सा ये कहना चाहते हैं, मिडिल ईस्ट में हमारी जो गवर्नमेंट जो है वहां के बादशाहों से सिर्फ कॉन्टैक्ट में है। ये भी कल हो सकता है तख्ता वहां पलट हो तो हमारी पॉलिसी बिल्कुल फेल हो जाएगी वहां पर। तो ये एक हमारे लिए अलार्मिंग सिग्नल है कि हमको फॉरेन पॉलिसी किसके साथ बनाना है, मुल्क के साथ बनाना है, अवाम के साथ बनाना है, पब्लिक डिप्लोमेसी स्ट्रांग करके रखना है, ताकि जो है एक रिलेशन में सस्टेनेबिलिटी आए, लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए रिलेशन में। अभी तो मैं देख रहा हूं कि चीजें बिल्कुल हमारे खिलाफ हो गई। जैसे बांग्लादेश में इलेक्शन लड़ा गया, इंडिया आउट, उसी तरीके से हम देख रहे हैं कि वहां मालदीव में देखा गया कि मोइजू ने जो इलेक्शन लड़ा वो इसी बेसिस पे लड़ा कि इंडिया आउट। अब बांग्लादेश में ये सिचुएशन है। ये लोग कह रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट कैसे एक्सपेंड नहीं कर रही थी ये रिलेशन को, पब्लिक डिप्लोमेसी को स्ट्रेंथन नहीं किया। ये बहुत ही सरप्राइजिंग चीज मुझे लगी है। लेकिन हो सकता है अब हसीना तो हमारे यहाँ आ गई, यहाँ से इंग्लैंड जाने वाली है। अब इसका क्या रिपरकशन होगा, हमारी गवर्नमेंट क्या पॉलिसी स्टेप्स लेती है कि उसका एंगर जो है धीरे धीरे खत्म किया। जैसे एक प्रीवियस उन्होंने बताया कि भाई मामा के घर जाओ, बिल्कुल लोगों को कैसे हम डाइल्यूट करेंगे। हमारे सामने एक चैलेंज है। नीलोत्पाल जी, आपके पास फिलहाल मैं आना चाहूंगा। ये जो छात्र अधिकार संघ के नाहिद इस्लाम है, जो इस पूरे प्रोटेस्ट का एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो
जमाते इस्लामी हैं उनके खड़े किए हुए, उनके पैदा किए हुए ये नेता हैं। और पूरा जो ये खेल था वो पॉलिटिकल सिनेरियो था। अवामी लीग के जो विपक्षी दल जितने भी थे उन्होंने ही मिलके छात्र संघ को फंड किया और इस पूरे मूवमेंट को, पूरे आंदोलन को खड़ा किया। तो कहीं से भी कोटा रिजर्वेशन वाली फाइट नजर नहीं आती है, बल्कि ये एक सियासी लड़ाई थी जिसका नुकसान कहीं ना कहीं शेख हसीना को उठाना पड़ा है। तो ये छात्र अधिकार संघ से जो नाहिद इस्लाम निकले हैं, क्या नजरिया आपका इन पर? जी, नाहिद इस्लाम के बारे में आप जो भी बोलना चाहिए ये तो अलग बात है, क्योंकि गवर्नमेंट बोल रही है कि जो भी वेंडलाइजेशन जितना भी हुआ वहां पे प्रोटेस्ट के नाम पे, आप मेट्रो स्टेशन पकड़ लीजिए, आप जो बांग्लादेश टीवी का जो बिल्डिंग है उसको पकड़ लीजिए, और बहुत सारे ब्रिजेस, बहुत सारे बिल्डिंग, जैसे कि जो ब्रिजेस, जो ऑफिस ऑफ द ब्रिजेस मिनिस्टर जो है, जो ओबायदुल कादिर, जो आवामी लीग के जनरल सेक्रेटरी, जो उनका मिनिस्ट्री है, उनको ऑफिस को जैसे तोड़ा गया। तो ये सब मिला के ये कोई भी रूल आउट नहीं कर सकता है कि यहाँ पे जो जमाते इस्लामी है या जो जमाते इस्लामी का जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो छात्र शिविर है, उनका जो एक इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, वो कोई भी रूल आउट नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स खुद उन लोगों ने बोले हैं कि ये हमारा काम नहीं है, इतना जो डिस्ट्रक्शन हुआ, इतना जो वेंडलाइजेशन हुआ, ये हमारा काम नहीं है, कोई दूसरे ने काम किया है। तो यहाँ पे एक गुंजाइश है कि ये जमाते इस्लामी और शिविर और कुछ कुछ जो अंडरग्राउंड जो टेरर ग्रुप है, जो मिलिटेंट ग्रुप है, उनका एक हो सकता है। मगर नाहिद इस्लाम को इतना बड़ा बनने का मौका किसने दिया? शेख हसीना ने। आप सोचिए कि जो नाहिद इस्लाम के साथ जो और 5 कोऑर्डिनेटर थे, उनको उन लोगों ने अरेस्ट करके लेके गए, उन लोगों को जाके पुलिस स्टेशन में जो डिटेक्टिव ब्रांच है वहां पे उन लोगों को बिठा के उन लोगों को खिलाया, और वहां से एक वीडियो मैसेज उन लोगों ने वो रिले किया, मतलब उन लोगों ने एक ब्रॉडकास्ट किया, और वीडियो मैसेज में वो दिखा गया है कि जो जितने भी स्टूडेंट है वहां पे, जो कोऑर्डिनेटर्स थे उस आंदोलन के, सभी बोल रहे हैं कि हम हमारा आंदोलन उठा रहे हैं, हम लोग विड्रॉ कर रहे हैं, हम खुश है, वो है वो है। बट ये जो पुलिस ने किया, पुलिस उसके बाद जो उन लोगों जब छोड़ा गया, वो लोग जो पुलिस के जो डिटेंशन से निकल के आए, आने के बाद बोला कि हम लोगों के ऊपर उन लोगों ने फोर्स इस्तेमाल किया, हम लोगों को एक मतलब बहुत सारे प्रेशर में डाल के हम लोगों से ये बयान दिलाएगा। तो ये सब की कोई जरूरत ही नहीं थी। नाहिद इस्लाम इतना बड़ा क्यों बन पाया? और आप जो बोल रहे हैं कि जो फंडिंग है, जो भी कुछ है, वो बाद में आया होगा, पहले ऐसा कुछ नहीं था। वो जो आंदोलन था उसको एक बहुत अच्छी तरह से उसको टैकल किया जा सकता था। लेकिन ये तस्वीरें गलत थी निलोत्पाल जी, जिस तरीके से बच्चे थे जो ढाका यूनिवर्सिटी में उसका स्टार्ट किए थे, और उसको एक आराम से उन लोग डायलॉग के बारे में बोल रहे थे। मगर गवर्नमेंट ने जो मेरे जो दूसरे पैनलिस्ट ने बात किया, जो एरोगेंस जो दिखाई, जो स्टूडेंट लोगों को इतना मारपीट किया, उसकी वजह से क्या हुआ? अगर हो सकता है कि जो दूसरे जो जमात इस्लामी छात्र शिविर जो गवर्नमेंट बोल रही है कि उनका एक है इन्वॉल्वमेंट, हो सकता है, मगर ये भी मानना पड़ेगा कि आज जो सड़कों पर लाखों की तादाद में लोग निकल के आए हैं, सभी तो जमात के नहीं हो सकते। बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चे को खोया। जैसे एक बंदा है, उसका छोटा सा बच्चा है अबू सायद करके, जिसका डेथ को एक बहुत बड़ा एक क्या बताऊं, उसको उसके हाथ में कुछ नहीं था, उसके हाथ में एक डंडा था, और ऐसे उसने अपना छीना दिखा के बोला कि मुझे गोली करो, और पुलिस उस बच्चे को गोली करती। और ये जो पिक्चर है, जो आयूब का जो पिक्चर है, वो पिक्चर को उन लोगों ने इतना ग्राफिटी के थ्रू में, जो ग्राफिटी बोलते हैं, जो लिफलेट के तौर में पूरे देश में उन लोगों ने उसको सर्कुलेट किया। तो ये जो कॉमन लोग हैं, जो रोज बड़ा जिंदगी में जो छोटे छोटे काम करते, उनको भी एक कहीं ना कहीं लगा कि अरे यार मेरे बच्चे के साथ भी हो सकता है। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट का सबसे बड़ा एक जो उन्होंने पूरा एक अपॉर्चुनिटीज दिया, पूरा एक अलाउ किया जो अपोजिशन पार्टी से, जो और मैं बोलूंगा कि जमाते इस्लामी और छात्र शिविर को एक उन लोगों को एक विंडो दिया कि आओ और तुम लोग ऐसा कर। तो मेरा मानना यही है। और नाहिद के ऊपर अभी तक कोई मीडिया हाउसेस से या कोई भी ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है कि उसका कोई भी संबंध हो, क्योंकि मैंने जो आवामी लीग का जो ट्विटर पेज है, फेसबुक पेज में, वहां पे भी अभी तक कोई भी लिंकेज नहीं कर पाए, क्योंकि ज्यादातर करते हैं जैसे कि बहुत सारे लोग जब भी कुछ ना कुछ करते हैं तभी आवामी लीग बोलते हैं कि नहीं उसका तो बीएनपी के साथ है, उसका चाचा का, मामा का, पापा का कोई एक बीएनपी का मेंबर है, कोई जमात का मेंबर है। तो नाहिद का अभी तक मुझे दिखाई नहीं दिया है। बट गवर्नमेंट ने कल जो नाहिद का एक स्टेटमेंट आया है कि मैंने अभी स्टिक लिया है
और अगर जरूरत पड़ी तो मैं आर्मी मैंने हाथ में लूंगा। तो उसको लेके एक आवामी लीग ने एक ट्राई किया था कि देखिए आप जो एक लड़का है नाहिद करके, ही इज ट्राइंग टू इनसाइड पीपल, कि उनको उस्का रहे हैं लोगों को कि आइए और आम हाथ में लिए, मगर गवर्नमेंट का जो टेक्टिक था वो पूरा फेल किया। नहीं नीलोत्पाल जी, जो तस्वीर सामने आई थी जिस तरीके से शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा को तोड़ा गया, उस मूर्ति के ऊपर चढ़े, ये स्टूडेंट्स नहीं कर सकते, क्योंकि स्टूडेंट्स ने इतिहास में, हिस्ट्री में उनको पढ़ा है कि बांग्लादेश के लिए शेख मुजीबुर रहमान ने क्या कुछ सहा है, क्या कुछ उन्होंने किया है, कितनी मर्तबा जेल में गए हैं। वो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं मन में ये सवाल और शंका बन जाती है कि प्रोटेस्ट में सिर्फ स्टूडेंट नहीं थे बल्कि जमात इस्लामी के लोग थे। जी, और स्टूडेंट लोगों ने खुद बताया है कि ये हमारा काम नहीं है, कोई दूसरा हो सकता है। तो ये स्टूडेंट लोगों को आपने जब भी वो 18 जुलाई को 1921 जो इंसिडेंट हुए, जो डेथ्स हुए, तभी स्टूडेंट लोगों ने आके बोले कि ये हमारा नहीं है। और तभी गवर्नमेंट के पास एक अपॉर्चुनिटी था कि अभी स्टूडेंट लोगों को बुला के एक डायलॉग के थ्रू एक इसको सोल्यूशन के कर सकते थे, मगर गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। गवर्नमेंट ने जितने भी स्टूडेंट थे सभी के ऊपर, आप आज देखिए, आज जब आर्मी ने, जब जो आर्मी का जो चीफ थे जनरल वाकर जमान, उन्होंने जब मीटिंग बुलाई, उन्होंने एक ढाका यूनिवर्सिटी का एक पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर को भी बुलाया है कि आप आइए बात में रहिए। तो सेम चीज जो आज किया है आर्मी ने, सेम चीज आप कर सकते थे। आप जब गवर्नमेंट में थे, शेख हसीना का गवर्नमेंट भी कर सकते थे। आप बुला सकते थे टीचर, आप टीचर्स लोगों को अरेस्ट करवा रहे हो, आप टीचर लगे कि ऊपर आप पुलिस को छोड़ रहे हो, पुलिस जाके टीचर लोगों को मार रहे हैं। तो ये सब चीज गवर्नमेंट की एरोगेंस की वजह से ये कुछ हुआ है। शिवाजी, सरकार साहब से मैं कुछ सवाल जरूर यहां पर लूंगा कि आर्मी का जो रवैया है वो सक्सेस रहेगा नहीं रहेगा, इस पर हम करेंगे तफसील से बातचीत। लेकिन भारतीय छात्रों का क्या होगा? जो भारतीय छात्र वहां पर इस वक्त मौजूद है, उनको लेकर किसी भी तरह की कोई खबर निकलकर अब तक सामने नहीं आ पाई है। जाकिर हुसैन साहब, क्या मानना है आपका इस पर? इंडियन स्टूडेंट्स जो वहां पर एमबीबीएस कर रहे हैं, जो अलग अलग तरह के कोर्सेज करने के लिए वहां पर गए, उनको लेकर कोई अभी पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई। बहुत से काम भी कर रहे हैं, बहुत है। तो मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स को कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम वहां होगी, क्योंकि वो बहुत ही पीपुल टू पीपुल रिलेशन जो बांग्लादेश में है बहुत ही क्लोज है। अगर वो बांग्लादेश बंगाल वेस्ट बंगाल के हैं तो और ही ज्यादा क्लोज है। तो और अगर आर्मी है और वहाँ के स्टूडेंट्स हैं तो पीपुल टू पीपुल रिलेशन को बिगाड़ना नहीं चाहेंगे कि नई गवर्नमेंट जो आएगी तो वो भारत के बगैर नहीं रह सकती है। तो वो चाहेगी कि एक अच्छा रिलेशन रहे। आर्मी भी उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश में लगी होगी। और फिलहाल ये है कि उनको प्रिकॉशन लेना चाहिए, जो गवर्नमेंट ने एडवाइजरी इशू किया है, और उस हिसाब से हमको संयम से रहना चाहिए। हमको जो है किसी दंगे में नहीं शामिल होना चाहिए। और एक बात मैं क्या और कहना चाहता हूं कि जैसे आपने कहा कि उनकी स्टैच्यू पर, उनकी मूर्ति पर एक लड़का चढ़ के तोड़ रहा है, ये स्टूडेंट नहीं होंगे। बिल्कुल। जब रिवोल्यूशन होता है ये चीजें आती हैं। चाहे वो फ्रांस में देख लीजिए, रीन ऑफ टेरर जो है 2.5 साल जला, उसमें सब मारे गए। तो जब आम पब्लिक भीड़ हो जाती है, जब भीड़ सामने आती है, तो ये समझ लीजिए कि फिर वहां लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहता, फिर वो भीड़ वही चीज होती है जो भीड़ चाहती है। तो इसमें बहुत ज्यादा ओवर रीडिंग करने की जरूरत नहीं है। सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो गई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि शेख हसीना को भागना क्यों पड़ा, जबकि इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आर्मी भी उनसे नाखुश हो गई थी कि आप इस तरीके से नहीं कर सकती हैं। क्योंकि आर्मी ने ही उन्हें वो वक्त दिया था कि इतने वक्त में आप निकल जाइए, क्योंकि आर्मी खुद उनके साथ स्टैंड नहीं कर रही थी। बहुत ही वाकई गहरा पॉइंट है ये। मोहम्मद यूनुस का मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था जो हिंदू में अभी निकला था 26 जुलाई, मतलब लंदन या पेरिस से कहीं से, तो सुहासिनी हसन ने लिया। तो उन्होंने कहा कि शेख हसीना इसका जवाब दे कि आर्मी को क्यों सड़क पर उतारना पड़ा, आर्मी तो देश की रक्षा करती है। बिल्कुल। तो ये काफी जो सारे लोग हम लोग बात कर रहे हैं बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही फैक्ट फाइंडिंग के बेस पे बात कर रहे हैं। बिल्कुल, जब अपने ही लोग अपनों से लड़ेंगे तो बगावत हुकूमत के खिलाफ जाहिरी तौर पर वो पैदा हो जाएगी। शिवाजी सरकार साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगा। फिलहाल आर्मी, फौज वहां पर अब इख्तियार में आएगी, फौज वहां की हुकूमत को चलाएगी, लेकिन आमतौर पर हमने जितने भी ऐसे ममालिक, जितनी भी ऐसी कंट्रीज हमने देखी जहां पर फौज के हाथ में अक्सर बागडोर रही है, उन मुल्कों का कद, उनकी तरक्की की रफ्तार काफी सिमट जाती है। वो उस तरीके से ग्रो नहीं कर पाते, उस तरीके से वो मुल्क तरक्की नहीं कर पाता जहां पे बागडोर आर्मी संभाल रही होती है। आपका क्या नजरिया? क्योंकि अब जो सूरत हाल है वो कल सुबह के बाद बदल जाएंगे। आर्मी जब बांग्लादेश को संभालेगी तो क्या ये चीजें जो अब तक चल रही थी ये इसी तरह से बरकरार रहेगी? ये देखिए, एक चीज समझना पड़ेगा कि बांग्लादेश की आर्मी जो है
वहां के लोगों का जो माइंडसेट है उसको समझ चुके। बिल्कुल। जिस तरह से चिटागंग की सड़कों लाखों लोग निकल आए, ढाका में निकल आए और शहरों में निकल आए, तो आर्मी चीफ को, ठीक है, आर्मी चीफ का पोजीशन जैसा भी हो, वो पॉलिटिक्स को तो समझते हैं, पॉलिटिकल चीज को समझते हैं, लोगों के जो माइंडसेट है, मूड है, उसको समझते हैं। तो उसको देखने के बाद आज उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें सबसे पहली जो चीज उन्होंने कही कि हम इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे। तो मैंने पहले ही आपसे कहा, इंटरिम गवर्नमेंट बनाने का प्लान बांग्लादेश के ऑल पॉलिटिकल पार्टीज के एक एग्रीमेंट के तहत हर चुनाव से पहले होता रहा, जो इस बार नहीं। मैंने ये भी कहा कि शुरुआत वहां से हो। तो आर्मी चीफ को भी इतना समझ में आ गया कि ये जो सारे गुस्सा है, ये कोई कोर्ट केस की वजह से नहीं है। कोर्ट ने तो सब कुछ फिर उसको सही भी कर दिया था, तो फिर क्यों नहीं सही हुआ? कोर्ट ने तो उसके घटा के 10% से कम रिजर्वेशन कर दिए, तो उसके बाद तो सारा सही हो जाना चाहिए था, पर ये नहीं हुआ। ये सबसे बड़ी चीज है जिसको शायद हम नजरअंदाज कर रहे हैं। और जिस तरह से ये जो बगावत हुई है, ये कोई रिजर्वेशन के लिए नहीं हुआ है। ये इसलिए हुआ है कि बांग्लादेश जो तरक्की कर रही थी पिछले 1.5 साल से, अगर देखे आप, आंकड़े छोड़ दीजिए, पर बांग्लादेश में डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता गया, बांग्लादेश के लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज बढ़ते चले गए, बांग्लादेश में माइनॉरिटीज पर अत्याचार बढ़ता चला गया, और हसीना सरकार ने कुछ नहीं किया। बांग्लादेश सरकार जो है, उस पर यह भी एलिगेशन लगा कि वो किसी न किसी दूसरे मुल्क के दबाव में है, उनके हिसाब से जो है वो अपने जो सारे जो डिसीजन है वो लेती है। और ये सारी चीजें मिलके जो है, जब सारे पूरे बांग्लादेश में ये बात फैली, और बेगम हसीना ने साफ साफ जिस तरह से उन्होंने सारी चीजों को पॉलिटिकल बयान जितने भी दिए, वो सिर्फ हसीना के खिलाफ ही नहीं था, उन्होंने उन ताकतों के खिलाफ भी था जो हसीना गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं विदेशी ताकतें उनका सपोर्ट कर रही हैं। और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम किसी भी तरह से कोई विदेशी सेना को यहां से गुजरने नहीं देंगे। तो ये सारी चीजें जो हो रही थी, हम उसको नजरअंदाज कर। और बांग्लादेश, देखिए, बांग्लादेश को आजादी बहुत मुश्किल से मिली। इंदिरा गांधी ने इस तरह से सारी चीजों को किया, मुजीबुर रहमान तो जब पाकिस्तानी जेल में, तो हिंदुस्तान अगर नहीं होता वहां, और बांग्लादेश के जो मुक्ति योद्धा थे उसको भी इंडियन आर्मी ने बनाया, बिल्कुल, तो वो सारी चीजें अगर नहीं होती तो बांग्लादेश नहीं होता। और तमाम अमेरिकी प्रेशर्स के बावजूद जो है मिसेस गांधी ने इसको बनाया। अब जो है वहां के लोगों को ये लगने लगा कि शेख हसीना जिस तरह से बिहेव कर रही है, जो आजादी उनको मिली है वो आजादी खत्म होती जा रही, जो तरक्की हो रही तो तरक्की खत्म होती जा रही, और जिस दबाव में वो काम कर रहे हैं और अपोजिशन को जिस तरह से कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को जिस तरह से कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, शिवाजी सरकार साहब की बात से मैं काफी सहमत भी हूं, लेकिन यहां पर एक बड़ा सवाल जाहिर तौर पर बच जाता है। मॉब लिंचिंग जो आज हुई है, मॉब लिंचिंग की जो वारदातें हमने देखी, जिस तरीके से शिवाजी साहब अवामी लीग के कारकुनान को, कार्यकर्ताओं को भीड़ ने पीट करके मार डाला, ये अपने आप में काफी दुखदायक चीजें हैं जो निकल करके आज बांग्लादेश के वहां से जो तस्वीरें हमारे सामने आई, भीड़ ने मॉब लिंचिंग वहां पर की है, ये जो चीजें हैं वाकई गलत है काफी ज्यादा। इस पर आपका एक नजरिया चाहूंगा। और माइनॉरिटीज को लेकर के जो आपने बातचीत की है, ज्यादा कट्टर तो फिर जमात इस्लामी है। अगर बात करें अवामी लीग की, तो अवामी लीग को हमेशा सेकुलर पसंद के तरीके से वहां पर ख्याल किया जाता है कि हाँ, मतलब सबके लिए ये बेहतर है, सभी कम्युनिटीज को साथ लेकर के चलने की लोग बात भी करते हैं, और इस तरह के नजारे और तस्वीरें वहां भी देखने को भी मिलती है। लेकिन ज्यादा अगर कट्टर ऑर्थोडॉक्स की अगर हम बात करेंगे तो फिर जमात इस्लामी, इस पर क्या नजरिया आपका? बेशक आपका कहना सही है। जमात के बारे में सब जानते हैं, जिन रजाकारों की बात हसीना कर रही थी वो रजाकार भी जमात से ही जुड़े रहे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। पर सवाल यहाँ ये पर नहीं है, सवाल यहाँ है जो स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स जब आए हैं, देखिए, तो जैसे कि अभी आपके हमारे पैनलिस्ट कह रहे, जो स्टूडेंट्स आए वो किसी एक पॉलिटिकल विंग से नहीं आए, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से नहीं आए, किसी एक पॉलिटिकल जुड़ाव की वजह से नहीं आए, वो मुल्क के हालात देख के सड़क पर आते हैं। देखिए, हमारे यहाँ भी 1974 में
जब वो गुजरात से शुरू हुआ और बिहार से आगे बढ़ा, जो जयप्रकाश नारायण का आंदोलन था, उसमें भी स्टूडेंट्स ने इसीलिए शिरकत की कि मुल्क को बचाना है। तो जब स्टूडेंट्स इस तरह से मुल्क को बचाने के लिए आ जाते हैं और तब इस तरह की जब चीजें सरकार के हाथ से सब चीजें निकल जाती है और आइडेंटिफाइड अवामी लीग के ऊपर जब अटैक होता है, तो मॉब जब अटैक करती है तो सोच के नहीं करती। मॉब तो अपने हिसाब से जो है चल पड़ी तो चल पड़ी, मारो 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 तो मारो ये भी नहीं देखते अपने मार रहे हैं कि किसके मार। बिल्कुल, ऐसे हालात में जाति रंजिशें भी निकाली जाती हैं। जाति रंजिशें भी निकाली जाती, सारी चीजें अपनी जगह सही है, पर क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार का जो अवामी लीग सरकार का जो ऑफिशियल्स हैं, जो आर्मी है, उस पर से उनका जो एक नॉर्मल सपोर्ट सिस्टम था वो टूट गया। जो लोगों में उनके लिए एक मोहब्बत थी वो खत्म हो गई, लोगों में ट्रस्ट था वो खत्म हो गया। और कहीं ना कहीं बार बार ये बात हो रही कि विदेशों से जो बिजली खरीदी जा रही है, कुछ और खरीदे जा रहे हैं बड़े बड़े बनियों के यहां से, क्यों इसके दबाव में ये हैं? ये सारी चीजें ये एक चीज से नहीं होती, बहुत सारी चीजों का जब एक जमावड़ा हुआ तो उसका जो विस्फोट है हमें दिखता है। तो वो अवामी लीग के साथ, वो शेख हसीना के खिलाफ आप सीधे सोच सकते हैं। कभी हमारे यहाँ भी बहुत से आंदोलन हुए, कभी कोई राष्ट्रपति भवन की ओर गया, हमारे यहाँ कुछ एक प्रधानमंत्री के खिलाफ भी बड़े आंदोलन है, पर कोई कभी भी प्रधानमंत्री के ये बड़ी दिलचस्प बात है। जब हालात बनते हैं ना जाने के, उससे पहले सरकार बातचीत कर लेती है, कम्युनिकेशन जो है वो वहां पर कायम हो जाता है। मैं भी बिल्कुल यही कह रहा हूं। हाँ। सरकार ने कोई कम्युनिकेशन रखा नहीं। सरकार जो है उन्होंने समझा कि लाठी गोली जो चलाओ और सरकार में बने रहो। क्योंकि हम सरकार में क्यों बने रहना चाहते हैं? क्योंकि हमें पैसे कमाना है। बिल्कुल, ये पॉलिटिकल पार्टी का एम होता है कि हमें पैसे बनाना है, अवाम चाहे भाड़ में, तो ये होना ही होना होता है। और ये कहिए बांग्लादेश की आर्मी जो है, और कुछ ना कुछ डेफिनेटली हिंदुस्तान के इन्फ्लुएंस की वजह से हसीना को वहां से बचकर निकल जाने, नहीं तो क्या होता और कैसे होता ये हम सोच नहीं सकते हैं। और जो हुआ वो निश्चित रूप से ही बहुत अफसोसजनक है। और ऐसी चीज अगर होती रही हमारे, और खास करके मैं समझता हूं इसमें हमारे जो हिंदुस्तान है, हम सबसे बड़े मुल्क है इस सब कॉन्टिनेंट के, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जितने भी मुल्क हैं उसमें सबसे बड़े हैं, हम सबसे ताकतवर हैं। और हम अगर इतने कमजोर साबित होंगे, एक के बाद एक हमारे आसपास के पड़ोस के मुल्कों में ऐसी चीजें होती रहें और हम उसको सही नहीं कर सकते, ये हमारे ऊपर जो है बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल, तो हसीना जो है, हसीना ये भूल जाइए, अवामी लीग को वो रिप्रेजेंट तब नहीं कर रहे हैं। हसीना किसी पर्टिकुलर बिजनेस कॉपरेटिव को रिप्रेजेंट कर रही थी, वो कुछ पैसे कमाने वालों को रिप्रेजेंट करने लगी थी। उन्होंने इलेक्शन को चौपट करके इलेक्शन जीता। ये सारी चीजों का गुस्सा आवाम में होता है, बिल्कुल उसी का ये आज पूरा नतीजा बिल्कुल सामने आया। बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं आपकी बात से। हिमांशु जी, वक्त हमारे पास शिवाजी सरकार साहब का मैं सबको दे देते हैं थोड़ा थोड़ा। हिमांशु जी, बात दरअसल ऐसी है कि बांग्लादेश जब अलग हुआ पाकिस्तान से तो उसका क्रेडिट कांग्रेस ने लिया, और वाकई स्वर्गीय इंदिरा गांधी का जो योगदान रहा वो सराहनीय है, उसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। फिलहाल बांग्लादेश के इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, कांग्रेस पार्टी फिलहाल ऐसे समय में क्या स्टैंड ले रही है? क्योंकि शेख हसीना के जो रिलेशन है, जो रिश्ते हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ काफी ज्यादा अटूट और गहरे माने जाते हैं। देखिए, राजनीति में हिंसा का कोई जगह नहीं होता है, और बांग्लादेश में जिस तरह से हिंसा फैली है वह कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और उसी मुल्क में यदि हिंसा फैलता है तो कहीं ना कहीं उसकी लपटें और उसका असर हमारे देश पर ही पड़ता है, हमारे मुल्क पर ही पड़ता है। तो निश्चित रूप से सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। राजनीतिक स्थिरता किस तरह से बांग्लादेश में आएगी, किस तरह से शांति व्यवस्था होगा, किस तरह से लोकतंत्र की पुनः बहाली होगी, इसके बारे में सरकार है उसको सोचना चाहिए। क्योंकि सरकार इस बारे में सोचेगी तो विपक्ष भी सकारात्मक भूमिका निभाएगी, और सरकार पूछिए तो पूरा देश मिलकर हमारे पड़ोसी देश में तो अशांति का माहौल है, उसको शांत करने के लिए इस तरह से लोकतंत्र हो, शांति व्यवस्था हो, इसके लिए काम करने की आवश्यकता है। लेकिन हम जानते हैं
इस देश में जो सरकार अभी सत्ता में बैठी हुई है, जो 720 किसानों की शहादत करवा सकती है, उनसे बहुत बड़ी आशा नहीं कर सकते। लेकिन विपक्ष सकारात्मक भूमिका के लिए तैयार है। सरकार को चाहिए ठोस और निर्णायक कदम उठाए, वार्ता करे। बांग्लादेश में जो भी अंतरिम सरकार है उसके साथ इनको वार्ता करना चाहिए। किस तरह से शांति व्यवस्था होगी, किस तरह से लोगों की पुनः बहाली होगी, किस तरह से बांग्लादेश में चुनाव होगा, चुनी हुई सरकार सत्ता संभालेगी। इसके लिए कहीं न कहीं भारत सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए, चाहे जिस स्तर पर हो, जिस भी स्तर पर इसकी बात उठानी चाहिए, उठानी चाहिए, चाहे वो या फिर जो हमारे हैं उसके माध्यम से। निश्चित रूप से इससे आवश्यक है और कांग्रेस पार्टी चाहती है कि बांग्लादेश में एक अस्थायी सरकार हो, शांति व्यवस्था कायम हो, हमारी जो पड़ोसी मुल्क फिर से विकास फिर से आ सके। बिल्कुल, पड़ोसियों की भलाई हम सब चाहेंगे। दोबारा इलेक्शन क्या वहां पर हो सकते हैं जाकिर हुसैन साहब, क्योंकि जिस तरीके से शिवाजी सरकार साहब ने पूरा एक सिनेरियो बताया कि अनफेयर वहां पर इलेक्शन हुए थे, नाम मात्र वहां पर चुनाव हुए थे। ऐसे हालात में जब शेख हसीना वहां पर नहीं है, आर्मी का हाथ में बागडोर चली जाएगी, क्या दोबारा चुनाव हो सकते हैं? क्या लगता है आपको? देखिए, दोबारा चुनाव तो कराना पड़ेगा। अब ये हमारे पास वहां के जनरल इरशाद भी हैं। उनके जमाने में जो है बांग्लादेश की बहुत बुरी हालत थी, करप्शन अपने चरम सीमा पे था। अगर आर्मी चाहती है, वहां की ब्यूरोक्रेसी चाहती है कि बांग्लादेश बैक टू जीरो हो जाए, तो वहां पे इलेक्शन नहीं कराएगी। अगर वेस्टेड इंटरेस्ट जो है वहां पर जो है चाहता है कि बांग्लादेश फिर वहीं पे पहुंच जाए जहां से चला था। बांग्लादेश का मतलब बाढ़ आना, लाखों लोग बेघर हो जाना, गरीबी में जीना, मुर्गी के अंडे बेचकर जीवन व्यापार व्यतीत करना, बसर करना। तो अगर उसमें जाना चाहते तो करेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता आर्मी ने, मैं पहले ही कहा कि आर्मी की क्या मंशा है रियल, उसको देखना पड़ेगा हमें। अभी तो उसने कह दिया, अभी मीटिंग कर लिया, अभी इंटरिम गवर्नमेंट की बात कर लिया, अब इलेक्शन कितने दिन में वो कराती है। ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू रिस्टोर और टू गेन फेथ ऑफ द पब्लिक एंड द स्टूडेंट्स। अब ये आर्मी के ऊपर बहुत बड़ा मतलब क्वेश्चन मार्क लगा है, सारा सब कुछ आर्मी के ऊपर। अब प्रेसिडेंट क्या करता है, क्या रबर स्टाम्प की तरह वैसे बैठा रहता है, या वो भी जो है खुल के एक डेमोक्रेटिक सेटअप बनाने के लिए, इलेक्शन कराने के लिए, एक निष्पक्ष जो है इंटरिम गवर्नमेंट को संभाल के इलेक्शन करवाने के लिए आगे आता है। इतना ज्यादा उसके अंदर गट्स है, इतना ज्यादा पावर है, आर्मी क्या इतना जगह देती है। अब तो बागडोर आर्मी के हाथ में है। देखिए, आर्मी के स्टैंड की भी हम बात कर रहे हैं ना, आज तो ऐसा लगा कि जैसे आर्मी शेख हसीना को भी पसंद नहीं कर रही है उतनी ज्यादा। जो माहौल, जो नजारे देखने को मिले, आज 25 मिनट का जो वक्त तो आर्मी ने वहां पर दिया है, ऐसे में अब जब दोबारा री इलेक्शन होंगे तो क्या फिर वो इलेक्शन मतलब फेयर इलेक्शन माने जाएंगे? हो सकते हैं फेयर इलेक्शन? क्या नहीं, चांसेस, अगर मैंने यही कहा ना कि आर्मी के हाथ में, आर्मी कितना जो है ईमानदारी से अपना काम करने के लिए है कि बांग्लादेश को डेमोक्रेसी भी क्वेश्चन के दायरे में आ गई है बांग्लादेश में। बिल्कुल, वर्ल्ड में भी जो है बांग्लादेश की डेमोक्रेसी को क्वेश्चन किया। शेख हसीना ने तो प्रोग्रेस किया, लेकिन पॉलिटिकल राइट्स को जो जिस तरीके से उन्होंने दबा के रखा, जिस तरीके से लोगों को पीछे करके रखा, तो एक बांग्लादेश के बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आर्मी के बहुत से रूप सामने उभर के आते हैं। बिल्कुल, अभी और वक्त लगेगा। बिल्कुल, क्या बैरक में जाएगी पीछे आर्मी? इट इज वेरी टफ इन स्मॉल कंट्रीज। नीलोत्पाल जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। फिलहाल जिस तरह का माहौल वहां पर बना हुआ है फिलहाल, तो वो सब लोग जिनका इन्वेस्टमेंट है बांग्लादेश में, वो काफी चिंतित और परेशान यहां पर जरूर होंगे। क्लोथिंग मार्केट की मैं बात करूंगा, मैन्युफैक्चरिंग हब इस टाइम पे ढांका बना हुआ है। बहुत सारी कंट्रीज जिसमें से चाइना भी है, कोरिया भी है, जापान भी है, सबने वहां पर इन्वेस्ट किया है और क्लोथिंग मार्केट को वहां पर डेवलप करने का काम इन सारी कंट्रीज ने किया है। क्या लगता है आपको किस तरीके से अब वहां पर काम होगा? क्योंकि वो सभी कंपनीज जरूर इस वक्त चिंता में होगी, परेशानी में होंगी कि हमारे इन्वेस्टमेंट का क्या होगा, क्या आर्मी उन चीजों को हैंडल कर पाएगी? आपका क्या नजरिया इस पर? जी जरूर। और अभी जो बांग्लादेश का सिचुएशन है बहुत नाजुक सिचुएशन, क्योंकि 2026 को इन 2026 बांग्लादेश अभी एलडीसी होने वाला, जो लीस्ट डेवलप कंट्री जो स्टेटस है उससे अभी डेवलपिंग कंट्री का एक जो स्टेटस होता है यूएन का, वो पाने वाला है। बिल्कुल। तो 2026 जब उसको डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस मिल जाएगा, तो बांग्लादेश जो आज लीस्ट डेवलप्ड कंट्री के तौर पर आज जो बहुत सारे देशों में अपने जो प्रोडक्ट्स है उसका जो मार्केट एक्सेस मिल रहा है, उसको बिना टैक्स के जो मार्केट का एक्सेस मिल रहा है वो मिलना बंद हो जाए, तो ये बांग्लादेश के लिए बहुत बहुत वॉलेटाइल सिचुएशन। उसके बाद अगर आप देखते हैं कि आईएमएफ का जो एक लोन लिया था, जो आईएमएफ का जो कंडीशंस दिया गया है ऑलरेडी बांग्लादेश के ऊपर है,
करीब 3-4 दिन पहले जो फॉरेन कंट्री रिजर्व जो होता है, जो विदेशी मुद्रा का भंडार होता है, वो भी उसका भी एक डिक्लाइन हमने देखा है, जो रिपोर्ट आया है। उसके बाद जो बांग्लादेश ने बहुत सारे लोन दिया है, जैसे कि रशिया के पास से लोन लिया है, जो रूपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट करके एक पापना करके एक जगह है डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे जो एक न्यूक्लियर प्लांट बन रहा है वो रशिया की मदद से मिल रहा है। वो फाइनेंशियल जो लोन है वो रशिया से लिया गया है। जो पहला जो इंस्टॉलमेंट देने वाले थे बांग्लादेश, उसको फेल किया है बांग्लादेश ने। तो अभी जो बांग्लादेश का सिचुएशन बहुत नाजुक है इकोनॉमिक के जो वाइस, और आपने जो बताया कि जो उनका जो गारमेंट इंडस्ट्री है, और गारमेंट इंडस्ट्री का जो एक दिन बंद होने से उनको लाखों करोड़ों का लॉस होता है। और हमने देखा है जो 18 जुलाई से 23 जुलाई को जब बंद था पूरा बांग्लादेश बिकॉज ऑफ कर्फ्यू, तभी भी उनको बहुत सारे लॉस हुआ है। और हमने देखा है कि आज जो बांग्लादेश जो गारमेंट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है, उन्होंने बोला है कि उनका जो 400 फैक्ट्रियाज है, वो 400 फैक्ट्रियां उन लोगों ने कल पूरा बंद कर दिया है, क्योंकि उन लोगों का एक आशंका था कि कभी भी कोई अटैक कर सकता है। तो बांग्लादेश इकोनॉमिक जो सिचुएशन है वह बहुत नाजुक है। और जो गवर्नमेंट है, अभी जो गवर्नमेंट होने वाला है, या अगर इलेक्शन होता है, अगर नया गवर्नमेंट आएगा, उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाला है। ऐसा नहीं कि केक वक होने वाला नहीं है। जो भी अभी पावर में आएगा उसके लिए बहुत बड़ा मुश्किलें खड़े होने वाला है। बिल्कुल, वक्त हमारे पास बेहद कम है। बिल्कुल छोटे और कम शॉर्ट आंसर में आपका चाहूंगा जाकिर हुसैन साहब, आगे क्या सूरत हाल बांग्लादेश में अभी फिलहाल आप देख पा रहे हैं? तो हमारे अच्छे रिलेशन बन जाए बांग्लादेश, जिसे निलोत्पाल जी ने कहा कि उनकी आर्थिक स्थिति स्टेबलाइज हो। और जहां तक अभी न्यूज आई है कि जर्मनी ने ऑलरेडी जो है अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद कर दिया है। तो अगर ये इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ती है, जैसे कि एक आंकड़े के हिसाब से 3 करोड़ 20 लाख यंग जो यूथ है, उनको बिल्कुल कुछ पैसे का एक भी पैसा वो नहीं कमा रहे हैं। ये जो अभी आंकड़ा नया आया है, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, पैसे का जो बड़ा एक अजीब तरीके का पूरी दुनिया में ये हुआ है कि ग्लोबलाइजेशन हुआ, लेकिन पैसे का सही डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, लोगों के नहीं मिला, वो कुछ पॉकेट्स में हो गया, बिल्कुल हाउसेस के हाथ में चला गया। हिमांशु जी जी इसमें बड़ी प्रॉब्लम आई है। उससे गवर्नमेंट जो है फोर्स के जरिए दबा के काम करवा रही है, जिसका ये जो आउटबर्स्ट हुआ है। बिल्कुल। हिमांशु जी, आप क्या देख पा रहे हैं? क्या सूरत हाल अब बांग्लादेश के होने चाहिए? उम्मीदें क्या क्या है आपको फिलहाल? जल्द से जल्द बहाली हो। युवाओं को, सही कह रहे थे हमारे मित्र भी, कि युवाओं को रोजगार मिले, युवाओं को पैसा मिले। तो यही बात तो श्री राहुल गांधी जी आज भारत में कह रहे हैं कि 2 तरह का भारत बन रहा है। एक भारत जो अमीर है तेजी से अमीर हो रहा है, एक भारत जो गरीब है तेजी से गरीब हो रहा है। ये खाई है, खाई को काटना पड़ेगा। और बांग्लादेश में भी वही स्थिति हुई है, श्रीलंका में भी वही स्थिति हुआ। आज बांग्लादेश में लोकतंत्र बहाली हो, वहां पर बेरोजगारों को रोजगार मिले, आर्थिक दृढ़ हो, और फिर से बांग्लादेश विकास के रास्ते पर आगे बढ़े। बिल्कुल। शिवाजी सरकार साहब, आपसे एक छोटी सी टिप्पणी, छोटा सा रिमार्क्स। हाँ, मेरा एक छोटा सा रिमार्क ये है कि शेख हसीना का पूरा सर्कल जो है पूरा हो गया। दिल्ली से 1981 में तो वो दिल्ली में पंडारा रोड पे ही रहती थी, और हम कई बार गए उनके यहाँ। वहां से जो उनकी सियासी जो एक यात्रा शुरू हुई, वो आज फिर से दिल्ली में आके खत्म हो। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है, अब हसीना के लिए बांग्लादेश वापस जाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए बांग्लादेश जब वो वापस नहीं जाएगी, और अवामी लीग ने लोगों पे जिस तरह से अत्याचार किया है, अभी चुनाव देखिए, चुनाव 6 महीने बाद बांग्लादेश को करना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, 6 महीने के अंदर या 6 महीने बाद तक होना ही होना। निलोत्पाल जी, आपके क्या विचार, आपके क्या ख्याल है इस पर? निलोत्पाल जी, सुन पा रहे हैं आप? जी, आपके क्या विचार हैं? क्या मतलब बांग्लादेश अब किस तरफ आगे बढ़ रहा है और क्या होना चाहिए? क्या उम्मीदें हैं आपको इनसे, फौज से भी और बांग्लादेश की आवाम से भी? जी, अभी तो स्टेबिलिटी करना पड़ेगा। अभी सबके साथ बात करके एक जो पीसफुल एक माहौल तैयार करना पड़ेगा। जो अभी पीस और स्टेबिलिटी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट इशू है।
और अभी मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट ने आज शाम को नाहिद इस्लाम ने फिर एक स्टेटमेंट दिया है, बोला है कि जो आप लोग जो कर रहे हो, आप जो वेंडलिज्म कर रहे हो या आप जो मुजीब का जो आप उसका जो स्टेचू है उसको तोड़ रहे हो, ठीक नहीं है, ये हमारा रिसोर्सेस है और उसको हम अभी उसको अच्छी तरह से रखना पड़ेगा, ये हमारा देश है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी स्टूडेंट को लेके, टीचर को लेके मेरे हिसाब से और जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है उनको सब मिलके एक साथ एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। और उन लोगों को अभी कोई जो अगर सबसे बड़ा एनिमी है या सबसे बड़ा चैलेंज है वो है इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, वो इकोनॉमी को ठीक करने के लिए सभी को एक साथ आना पड़ेगा, तभी इस पर जो है वो काबू पाया जा सकता है, कोई फायदा आने वाला। जी बिल्कुल। शिवाजी सरकार साहब, आपका रिमार्क काफी पसंद आया। जो यात्रा दिल्ली से शुरू हुई, आज के इस पूरे सियासी घटनाक्रम के बाद ऐसा लग रहा है कि शायद वो यात्रा फिर से दिल्ली में खत्म होने को जा रहा है। आप चारों मेहमानों का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और इस मौजू पर तफसील से हमारे साथ बातचीत की। आज बांग्लादेश में जो पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो घटा है उसमें सिर्फ और सिर्फ कोटा रिजर्वेशन का मुद्दा नहीं था, बल्कि शेख हसीना का जो रवैया था, जो एरोगेंस उनमें नजर आ रहा था, कहीं ना कहीं उसका यह प्रभाव था कि आज 20 लाख लोग सड़कों पर उतरे और आज उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। तो जो यात्रा दिल्ली से उनकी शुरू हुई थी, हो सकता है कि दिल्ली जब आज वो पहुंची है तो उनकी जो ये सियासी सफर है यहीं पर इसका इख्तिताम भी हो सकता है। मैं रहीम अहमद खान लूंगा आपसे इजाजत। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें मुंसिफ टीवी न्यूज।